गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। मैं नैनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या इसके बारे में बात किया था। कल से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। अब आज हम लोगों को उसी चैप्टर के कुछ आगे कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। उससे पहले ही हम लोगों ने कल क्या क्या बात किया था। हम लोगों ने बात किया था कि केमिकल काइनेटिक्स आप किसे कहते हो, केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको क्या समझना है। तो मैंने बताया था कि भाई केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको क्या समझना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको मैंने कल और क्या बताया था कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे आज रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपल से फॉर्म में एक बात कर लें कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग कितने पार्ट्स में डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या कैसे करोगे, दो पार्ट में डिराइव करोगे। एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस और दूसरा आपका क्या होगा, एवरेज। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो इंस्टेंटेनियस है ये किसके लिए होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड। किसके लिए होगा? शॉर्ट टाइम पीरियड। यानी जो चेंज ऐसे हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या बात करोगे, इंस्टेंटेनियस। और एवरेज के लिए आप क्या बात करेंगे, लॉन्ग टाइम पीरियड। यानी जो चेंजेस लंबे समय के लिए आप देखो तो उससे आप क्या निकालोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब आप चेंजेस छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए देखते हैं तो इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर किसी कंडीशन में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसा देखने को मिले, यहाँ भी मैं वही कॉन्सेप्ट, यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट, आप यहाँ से इनके बीच में जो चेंजेस हैं इनके बारे में देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो इसके लिए आप जैसे ही केमिकल रिएक्शन में आपको क्या मिल जाए, सिंबल डी मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन से रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। अगर आपको डेल्टा मिल जाए तो ये किसकी बात करेगा, एवरेज। यानी डी के का कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड, और डेल्टा कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड। यानी इनिशियल टू टर्म फाइनल, ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये किस में आएगा, एवरेज में। और शॉर्ट टाइम पीरियड कहीं भी हो सकता है, इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस। ये बात क्लियर। अब इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना, चाहे इंस्टेंटेनियस का हो चाहे एवरेज का, दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अब चलिए इसी चीज को हम कोई केमिकल रिएक्शन मेंशन करते हैं, या चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, a प्लस बी क्या बन रहा है, c प्लस डी। अब भाई इसमें ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट, और c और d क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो चीजें हैं। रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या करता है कि विथ रिस्पेक्ट टाइम ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, अब आपको मैंने एक बात ये भी लिख दिया कि भाई रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ ये घटता जाएगा और ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। यानी जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा ना, जब रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट होगा टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो टाइम के साथ धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब इसको आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस। किसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस में आप इसके लिए पहले बात कर लीजिए, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में सबसे पहला आप कौन सा ले रहे हैं, ए। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में। तो ए के बारे में मैंने क्या बताया कि जो इंस्टेंटेनियस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी, शॉर्ट टाइम पीरियड, और क्या होगा, ए। किसके साथ भाई, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कल ही दिया था, क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
यानी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही तो हमारा रेट है। अब यहां पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। कौन सा निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो हमें क्या करेंगे, A इक्वल टू dA/dt और साइन क्या लगाएंगे, माइनस। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि ये जो रिएक्टेंट है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही जब आप किसके लिए लिखेंगे, बी के लिए, तो आप क्या करेंगे, dB/dt। अब यहां भी आप साइन क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि बी भी क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब यही काम आप प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, सी के लिए आप क्या लिखेंगे, dC/dt। अब ये आप खुद ही बताओ कि टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी ये क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे ही जब आप डी के लिए लिखोगे तो ये क्या होगा, dD/dt और साइन क्या लगा लोगे, प्लस। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या याद रखनी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is equal with change in concentration of product। अब मैंने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये जो चेंज हो रहा है ये किस पे क्या होगा, ये एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। तब आप कैसे कहेंगे, तब आपको क्या करना है कि जैसे आपने लिखा कि A इक्वल टू B, या ऐसे मैं लिख दूं, रेट A इक्वल टू रेट B इक्वल टू रेट C इक्वल टू रेट D। अब जैसे ही आप रेट A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C इक्वल टू D की बात कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, -dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt इक्वल टू प्लस dD/dt। अब यहां से ये क्या होगा कि इक्वल होगा। अगर यहीं पर कोई कोएफिशिएंट फैक्टर आ जाए तो कोएफिशिएंट फैक्टर आने पर आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पे कोएफिशिएंट फैक्टर क्या आ गया, MNXY। अब जैसे ही कोएफिशिएंट फैक्टर आता है तब रेट क्या हो जाता है, विथ कोएफिशिएंट फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, विथ कोएफिशिएंट फैक्टर्स। तो कोएफिशिएंट फैक्टर के साथ ये क्या होगा कि भाई अब कोएफिशिएंट फैक्टर है A के लिए, तो A के लिए जो कोएफिशिएंट फैक्टर है इसका क्या होता है, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आपने m लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 1/m, और ये क्या हो जाएगा, dA/dt, और साइन क्या लगा लेंगे, माइनस। ऐसे ही B के लिए आप क्या लिखेंगे, -1/n dB/dt इक्वल टू प्लस 1/x dC/dt इक्वल टू प्लस 1/y dD/dt। यानी अगर नॉर्मल कंडीशन है, कोएफिशिएंट फैक्टर नहीं है, तब आप तो एज इट लिखेंगे, जिसमें जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या रखना है, आपको सिमिलर रखना है, इक्वल रखना है, बराबर करके जाना है। लेकिन अगर आपको कोएफिशिएंट फैक्टर दे दिया जाए तो कोएफिशिएंट फैक्टर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, MNXY। ये जो MNXY होते हैं ना, ये नंबर होते हैं, जैसे लिखा है 2NH3 या 2N2, 2S3, 3S3, ये जो नंबर है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट फैक्टर्स। अब इन कोएफिशिएंट फैक्टर का क्या होता है, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। होता तो मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन कैसा होता है, इनवर्स। यानी अगर m है तो कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/m। ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने किसकी बात की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। चलिए
अब बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने क्या बताया कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो यानी इनिशियल टाइम, ऐसे आप याद रखिएगा, इनिशियल टाइम विद फाइनल टाइम। अब बेटा अगर इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम की बात हो रहा है, यानी स्टार्टिंग में क्या था लास्ट में क्या है, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट ही तो बनेगा। लेकिन अगर हम किसी के बीच की कंडीशन भी मेजर करना चाहें तो वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? एवरेज से। अब इनिशियल टाइम में अगर मान लेते हैं T1 है और फाइनल टाइम हमारा क्या है? T2 है, तो यहां पर जो चेंज इन टाइम होगा, क्या होगा? चेंज इन टाइम वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यानी T2, इनिशियल यानी T1, तो T2 माइनस T1। और अगर नंबर फिक्स ना हो तो हम लोग साइन क्या लगाते हैं? डेल्टा T। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि एवरेज जब हम निकालेंगे तो डेल्टा का प्रयोग करेंगे भाई, क्योंकि लंबा है। तब यहां से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इन लॉन्ग पीरियड। ये याद रखिएगा, इन लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या कहा गया? कहा यह जा रहा है भाई कि अगर जो चेंज इन कंसंट्रेशन है किसका? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, अगर ये किसके लिए हो? लंबे टाइम पीरियड के लिए हो, लंबे समय अंतराल के लिए हो, तब इसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है तो कैसे करेंगे? तो सिमिलर कॉन्सेप्ट वही कि अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर पाएंगे, इसके बारे में समझा पाएंगे। अब चलिए यहां पे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया? ए लिया, बी लिया, इससे क्या बना? सी और डी। ठीक है। अब अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो अगर रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट के लिए रेट निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ए के लिए। तो ए के लिए क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही रेट ऑफ बी, किसका? बी का रेट निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर रेट सी की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। और रेट सी के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और अगर रेट डी की बात कर रहे हैं, यानी डी का रेट निकाल रहे हैं, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब ये हो जाएगा बेटा। अब रिएक्टेंट का क्या होता है? टाइम के साथ जो रेट होता है वो डिक्रीज करता है। तो यानी अगर डिक्रीज करने का मतलब है तो माइनस साइन, यहां भी माइनस। लेकिन प्रोडक्ट का क्या होता है? इंक्रीज करता है तो प्लस। अगर यहीं पर, ये तो बेटा नॉर्मल कंडीशन है, अगर यहीं पे कॉफिशिएंट होता, क्या होता? कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट के कॉन्सेप्ट में जैसे मान लेते हैं यहां पे कॉफिशिएंट हमने क्या ले लिया? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, यहां पे स्मॉल सी ले लिया और यहां पे स्मॉल डी। तो जैसे आप ये कॉफिशिएंट लेंगे तब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ ए इस समय क्या होगा? सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। रेट बी क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट सी क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और रेट डी क्या होगा? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी।
अब जैसे ही ये आपको मिल जाएगा, आपको कॉफिशिएंट लगाना है, तो ए के सामने कॉफिशिएंट क्या है, ए ही है, तो आप ऐसे ही मेंशन करते जाएंगे। अब दूसरी चीज, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, तो टाइम के साथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये बात क्लियर। अब एक बात आपको याद क्या रखनी है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी जो चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, इसे कैसे समझेंगे कि जो रिएक्टेंट का चेंज होगा वो किस में होगा, प्रोडक्ट में। तो जितना चेंज होगा रिएक्टेंट उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए ये माना जाता है कि जो रेट होता है, यानी जो चेंजिंग रेट है, कंसंट्रेशन नहीं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, चेंजिंग रेट की। अगर चेंजिंग रेट जो है वो क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा, तब यहां से इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यानी ये जो हैं ये सारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ में आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या सॉरी, पहले हम लोग इसके यूनिट की तो बात कर लें, और मैंने बात किया हुआ भी है, लेकिन फिर से एक बार मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में और प्रॉपर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, बात करना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन रेट, अब इसकी पहले हम बात किए तो हमने क्या पढ़ा रिएक्शन रेट के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यानी जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है टाइम के चेंज होने के लिए, तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन रेट कहते हैं। अब इस रिएक्शन रेट में हमें क्या निकालना है, इसकी यूनिट निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आप ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। अब यहां पे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड ही करना है, तो हमें क्या किसका किसका यूनिट पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन का और टाइम का। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो यूनिट होती है मोल की, तो वो मोल ही होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या आता है, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। जब आप इसे लिखेंगे तो ऐसे आप क्या लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकेंड। अब जो चीज नीचे डिवाइड होती है अपर हाफ में आती है, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहां से ये क्या लिख सकते हो, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी अब जो नीचे है वो ऊपर जाने पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो यहां से जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक हमने बात किया है रेट ऑफ रिएक्शन की बात किया, जिसमें हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस इन दो के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। साथ ही साथ हमने किसके बारे में समझा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
तो अब अभी तक हम लोगों ने जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हर एक कॉन्सेप्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो अब चलिए, अब आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि बेटा कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करनी है, और फैक्टर्स के बारे में हम शॉर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग कंडीशन आएगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो टाइम टेकन प्रोसेस को करने से पहले यही चाहेंगे कि बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करें। तो चलिए, अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।